Audio Jungle. Audio Jungle. आज हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल के चैप्टर में। तो प्रोकैरियोटिक सेल से काफी ज्यादा क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। जैसे फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन तो नीट में इससे आता ही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो बैक्टीरियल सेल के बारे में दिया हुआ है। तो बैक्टीरियल सेल के बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नीट के लिए कवर कर देंगे ताकि आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन बन सके। तो यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियल सेल के बारे में देखेंगे। तो बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट अगर बात करें बैक्टीरियल सेल में तो हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर देखेंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अगर बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर टफ लेयर है, जैसे वो अगर कड़क है, टफ लेयर है, तो उसको कैप्सूल होता है ना, कड़क, उसको कड़क कोई चीज होती है तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। तो उसको टफ लेयर है तो कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स चिपचिपा एकदम वो है, चिपचिपा है, या तो फिर उसको स्लाइमी लेयर बोलेंगे। अगर वो लचीला है, इलास्टिक है, चिपचिपा है, जैसे कैप्सूल टफ हो गया, और ग्लाइकोकैलिक्स अगर नरम है, इलास्टिक है, तो उसको स्लाइमी लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीजें के बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में इतना आप लोग के को जानना है। फिर हम लोग दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का पॉलीमर होता है। जैसे जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है, आपको देखिए आपको याद रखना है। देखिए अगर हम लोग 5 किंगडम में बात करें तो किस किस में सेल वॉल होती है, किस किस में नहीं। मोनेरा में सेल वॉल होती है। तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है, देखिए उसमें बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है खास करके पेप्टाइडोग्लाइकॉन को बनाता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन किसका पॉलीमर होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दो तरह के कंपोनेंट मिलकर बैक्टीरियल सेल वॉल बनाते हैं। ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आज नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। मेनली प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है। और अगर फंगाई के सेल वॉल की बात करें तो वो काइटिन का बना होता है। काइटिन किसका पॉलीमर होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो जैसा कि हम लोग बैक्टीरियल सेल में देखते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के साथ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है। तो बैक्टीरियल सेल में दो कंपोनेंट होता है। लेकिन फंगाई की अगर बात करें काइटिन, तो सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है जिसको काइटिन बोला जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा नीट में फेमस क्वेश्चन है कि काइटिन किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। ऐसा हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे, अब प्रोटिस्टा में भी देखेंगे। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, तो उसमें भी बहुत सारे मेंबर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा का मतलब क्या है? एक सेल वाले सारे यूकैरियोट्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कुछ भी, सब कुछ प्रोटिस्टा में आता है। तो प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर, जैसे प्लांट हो गए, फंगाई हो गए, उसमें तो सेल वॉल होगा ही ना। तो हम लोग किंगडम की बात करें तो प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, प्लांट में, फंगाई में हमें सेल वॉल देखने को मिलता है। एनिमल एक ऐसा किंगडम है जिनमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना, उसके बारे में बताया। कैप्सूल और स्लाइमी लेयर दो तरह का होता है। सेल वॉल ये काफी ज्यादा टफ होता है। बैक्टीरिया को जो है कोलैप्स करने से या ब्रस्ट करने से बचाता है। जैसे अगर ये टफ सेल वॉल जो है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। जैसे बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, आप लोग जैसे जानते हैं। जैसे गोल बैक्टीरिया का शेप है तो कोकस बोलते हैं। तो ये मतलब गोल है कि बैसिलस है, विब्रियो है,
किस तरह का शेप है उसको डिटरमाइन करने वाला कौन है? सेल वॉल है। अब सबसे अंदर की लेयर जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आप लोग सेल मेम्ब्रेन में एक चीज बड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, चाहे कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो किसी भी किंगडम में, लगभग सब जगह सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सिमिलर ही होता है। लिपिड प्रोटीन ये देखने को मिलता है। लेकिन आर्चियोबैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें थोड़ी सी उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। उसमें लिपिड की जो है चेन होती है, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो सेल वॉल है उसमें बाकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोजिशन लगभग सेम देखने को मिलता है, ऐसा हमें। तो देखिए इसमें ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, तीनों लेयर मिलकर सेल एनवेलप बनाते हैं। तीनों लेयर मिलकर क्या बनाते हैं? सेल एनवेलप बनाते हैं। तीनों एक साथ मिलकर प्रोटेक्शन का काम करेंगे। हालांकि इनका अलग अलग काम है अपना, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर प्रोटेक्शन का काम ऐसा करते हैं, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद आता है मीजोसोम। मीजोसोम का सेल जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर से अलग अलग थोड़ा सा ऐसे मुड़ के एक टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरियल जो सेल होती है, बैक्टीरियल सेल में क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ना होने की वजह से मीजोसोम को फंक्शन करना पड़ता है, मल्टीपल फंक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन अंदर से मुड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ये सरफेस एरिया देखिए बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जब कोई मेम्ब्रेन अगर मुड़ी ज्यादा है ऐसे में, तो वो स्ट्रक्चर सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम होंगे जो सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। तो यहाँ पे मीजोसोम को मल्टीपल काम करना पड़ेगा। तो मीजोसोम भी आपके एनसीईआरटी में देखेंगे तो मीजोसोम का के बारे में 3 तरह का स्ट्रक्चर बताया है। क्या बताया है? वेसाइकल के बारे में बताया। वेसाइकल मीजोसोम के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ऐसा गोल, ये वेसाइकल स्ट्रक्चर हो गया। लैमिली शेप का मीजोसोम का मतलब इस तरह का, इस शेप को लैमिली शेप बोलते हैं। और ट्यूब्यूल के बारे में बताया है कि ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऐसे ट्यूब्यूल की तरह ऐसे गया रहेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग ट्यूब्यूल बोलेंगे। तो मीजोसोम में देखा जाए तो 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। वेसाइकल होता है ना, ये लैमिली होता है, ये लैमिली हो गया। और ट्यूब्यूल के बारे में आप लोग को बता दी। तो मीजोसोम जो है अलग अलग शेप लेता है। तो देखिए सी का काम क्या होता है। मीजोसोम का पहला काम है रेस्पिरेटरी एंजाइम इसमें होंगे जो सरफेस एरिया, और रेस्पिरेटरी एंजाइम इसमें होंगे तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेंगे, एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस काम कर देंगे ये। और सेल जब डिवाइड होती है तो डीएनए को डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने का कैसे करते हैं, ये जो मीजोसोम होता है ये न्यूक्लियस से आके जुड़ जाता है। ये न्यूक्लियस तो मान लीजिए ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें जो डीएनए होता है इस डीएनए से आके मीजोसोम जुड़ जाता है। मीजोसोम जुड़ के इसको जब इस सेल डिवाइड करती है, बैक्टीरिया जब फिजन करता है तो इसको डिवाइड होने में मीजोसोम हेल्प करता है। ऐसा हम लोग मीजोसोम के मल्टीपल फंक्शन के बारे में जैसा कि एनसीईआरटी में भी लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम यहाँ पे होते हैं तो रेस्पिरेशन में मदद करता है, सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड होने में मदद करता है, और डीएनए ये डीएनए जो है 2 डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इसमें भी मदद करता है, अटैच होकर डीएनए से। ऐसा हम लोग को फंक्शन देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए देखिए बैक्टीरिया में 2 तरह के डीएनए हैं। एक क्रोमोसोमल डीएनए जो मेन डीएनए जो सिंगल सर्कुलर डीएनए है, ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है क्रोमोसोमल डीएनए। अब देखिए ये दूसरे तरह का डीएनए प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो सिंगल सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरिया में, इसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन से वाइंड अप होता है। हिस्टोन प्रोटीन से वाइंड अप होता है, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन से वाइंड अप नहीं होता है, इसलिए इसको नेकेड डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक डीएनए जो है, लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए नेकेड डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म में इसी तरह पड़ा रहता है। अब देखिए न्यूक्लियस की बात करें तो प्रिमिटिव टाइप का
क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में बात करें तो क्रोमोसोमल जो डीएनए बैक्टीरियम होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन हमें देखने को नहीं मिलती है, तो नेकेड डीएनए बोलते हैं। और ये डीएनए किसी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस किसी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं है। और दूसरा क्या अंतर होता है कि इसके जो बैक्टीरियल डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन से वाइंड अप नहीं होता है, इसीलिए इसको नेकेड डीएनए भी बोलते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आप लोग को ये दिया हुआ है कि सिंगल सर्कुलर मतलब डीएनए होता है, मतलब सिंगल सर्कुलर डीएनए ये तो ठीक है, लेकिन क्रोमोसोमल इसको हम लोग रियल क्रोमोसोम नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए क्रोमोसोम बनाने के लिए डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन से वाइंड अप होना पड़ेगा, कंडेंस होना पड़ेगा, तब जाके क्रोमोसोम, इसलिए रियल क्रोमोसोम इसको नहीं बोल सकते। आप लोग इसको सिंगल सर्कुलर डीएनए बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वैसे एनसीईआरटी में मेंशन किया है तो आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसी बात है। ये सारी चीजें फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में आने वाली। अब देखिए इसके बाद हम लोग प्लाज्मिड की बात करेंगे। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मेन डीएनए का पार्ट नहीं है, ये जीनोमिक डीएनए नहीं है, ये मेन डीएनए का पार्ट नहीं है। ये जैसे इसको क्रोमोसोमल, इसको नॉन क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं ना। प्लाज्मिड क्या काम करता है बैक्टीरिया में, जैसे कि हम अगर बात करें तो बैक्टीरिया में जैसे कि एंटीबायोटिक के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया अपना प्रोटेक्शन के लिए उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए, तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं जो उसको बैक्टीरिया को सरवाइव करने में मदद करते हैं, और भी बैक्टीरिया सर्वाइवल एफिशिएंसी बढ़ाता है प्लाज्मिड का काम हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में काफी एफिशिएंट तरीके से देखते हैं। प्लाज्मिड को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये प्लाज्मिड को हम लोग निकाल के इसमें कुछ अपना मतलब जो हमें डिजायर्ड डीएनए है उसको जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं अलग अलग, वो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग अच्छे से देखेंगे। और इसके बाद बात करें बैक्टीरियल राइबोसोम की, तो बैक्टीरियल राइबोसोम आप लोग को पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। जैसा कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होता है, तो बैक्टीरियल राइबोसोम भी 70S राइबोसोम होता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये भी किसी समय में बैक्टीरिया थे और वो हमारी सेल के अंदर सिम्बायोटिक तरीके से एक साथ रहने लगे। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम लोग नहीं जानते, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हैं। और इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात करें तो इंक्लूजन बॉडी किसी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं होता है, ये इंक्लूजन बॉडी है, ये फूड स्टोरेज की तरह काम करता है ना। जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है ना, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के बारे में दिया है, साइनोफाइसियम ग्रेन्यूल्स के बारे में दिया है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के बारे में दिया है, और गैस वैक्यूल। देखिए गैस वैक्यूल्स के बारे में सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो उसमें गैस वैक्यूल्स होता है। गैस वैक्यूल्स क्या करता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी सरफेस पे उसको फ्लोट करना है तो गैस वैक्यूल बायोन्सी प्रोवाइड करेगा, तो सरफेस पे फ्लोट करेगा, जिसकी वजह से ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया में जो है हमें गैस वैक्यूल्स मिलता है। तो ये सारी चीजें जो भी लाइन मेरे द्वारा बोली जा रही है वो सब नीट का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक बार देखे हम लोग रिवाइज करते हैं। पहले हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखे थे, सेल वॉल के बारे में देखे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखे, हाँ, और उसके बाद जो है हम लोग देखे मीजोसोम के बारे में, उसके बाद ये क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, राइबोसोम के बारे में। अब देखिए इंक्लूजन बॉडी के बारे में भी हम लोग देख लिए, और अब देखते हैं कुछ बैक्टीरिया से निकले हुए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया के सरफेस के बाहर निकलते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें फ्लैजिला के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्लैजिला में ये देखिए, फ्लैजिला में अगर बात करें तो ये अंदर धसा हुआ ये बेसल बॉडी होता है, ये हुक होता है, ये फिलामेंट जो बैक्टीरिया की सरफेस से बाहर निकला होता है। तो कहने का मतलब ये अगर बैक्टीरिया में फ्लैजिला है, एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, तो आपको कैसे पहचानना है कि मोटाइल है नॉन मोटाइल है।
ऐसे देखना है कि ये फ्लैजिला है कि नहीं। अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल है। आप लोग एल्गी की भी बहुत सारी गैमेट्स ऐसे देखेंगे, तरह तरह की गैमेट्स में प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म उसके गैमेट में फ्लैजिला आप लोग को देखने को मिलेगा जो मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक चीज बड़ा ध्यान रखना, यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है उसका केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला का बात करें तो वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो पिलाई की बात करते हैं। पिलाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, पिलाई जो है प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग इसको रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेगा, गैमेट फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। लेकिन बैक्टीरिया देखिए, अगर बैक्टीरिया जैसे बात करें, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया में पिलाई है, ये पिलाई इस बैक्टीरिया से कनेक्ट करके एक ट्यूब बनाएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो जेनेटिक वेरिएशन की शुरुआत यहीं से हो गई थी। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या इसका अगर जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ रहा है तो उसको वेरिएशन आएगा। तो इसी तरह नेचर में वेरिएशन कहीं ना कहीं आया होगा, ये हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। पिलाई के बारे में बात करते हैं तो पिलाई जो है प्रिमिटिव टाइप का जेनेटिक एक्सचेंज में काम करता है। पिलाई मतलब कंजुगेशन उसको बोलते हैं, है ना। प्रिमिटिव टाइप का जेनेटिक एक्सचेंज जिसको कंजुगेशन बोलते हैं। हम लोग दूसरे पहले सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिए, दूसरे हम लोग तीसरे सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये फिम्ब्री होता है। फिम्ब्री क्या करता है? फिम्ब्री भी सरफेस से बाहर निकला होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया को रॉक वगैरह सरफेस से अटैच करने में मदद करता है। जैसे रॉकी सरफेस पे बैक्टीरिया को अटैच होना है तो फिम्ब्री मदद करेगा। तो इतनी सारी चीजें आज जो भी चीजें देखिए, ये वीडियो उतना ज्यादा, लेकिन 15-20 मिनट के वीडियो में जो भी मैंने लाइन बोली सब कुछ जो है नीट का क्वेश्चन है, सब कुछ। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में से अगर नेक्स्ट ईयर नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो जो भी मैंने लाइन बोली उसके बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि वो मोर देन इनफ है। तो मेरा क्या मानना है कि 15-20 मिनट के वीडियो में आप अगर इसको 1-2 बार देखेंगे, चीजों को सुनेंगे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आप एनसीईआरटी में से जाकर पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से सारे बन जाएंगे। तो एक कम समय का वीडियो है तो इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो ये अगर 1-2 बार आप लोग रिपीट देखेंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू और